हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इमेजिन कीजिए अगर आपसे कोई कहे कि देश को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सिर्फ अमीर और अपर क्लास लोगों को पढ़ाओ और उम्मीद करो कि वो नॉलेज खुद ब खुद बाकी आम जनता तक पहुंच जाएगी। जो कि आज के टाइम में सुनने में बिल्कुल absurd लगता है। एग्जैक्टली लेकिन 1835 में भारत में शिक्षा की एक्चुअल स्ट्रैटेजी यही थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये डीप डाइव एक मास्टर क्लास है, विशेष रूप से आप सभी भविष्य के शिक्षकों के लिए जो डीईएल द्वितीय सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पर। हाँ, आज इस विषय को हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे और मैंने आज सुबह ही इसके लिए शिवांश मिश्रा सर की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स को रिव्यू किया है, जिसमें उन्होंने इन सारे फैक्ट्स को एक जगह संकलित किया है। हम इस पूरे सिलेबस को एक कहानी की तरह समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये सीखने का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि देखिए, भारतीय शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप आज हम देखते हैं ना, वो अचानक से एक दिन में नहीं बन गया है। ये एक लंबा, काफी संघर्षपूर्ण और रोचक सफर रहा है। वही तो। इसकी शुरुआत होती है साल 1600 ईस्वी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। उनका शुरुआती मकसद तो व्यापार था। हाँ, उन्हें बिजनेस करना था बस। सही कहा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी जो उनका काम आसान कर सकें। और यहीं से एंट्री होती है उस अब्सर्ड स्ट्रैटेजी की जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आता है। इसमें उन्होंने एक अजीब सा कॉन्सेप्ट दिया जिसे छनाई का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। अगर हम इस सिद्धांत को एक आसान उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल एक कॉफी फिल्टर की तरह था। अच्छा, कॉफी फिल्टर। हाँ, जिसमें शिक्षा रूपी पानी को सिर्फ ऊपर के कुछ अमीर और कुलीन वर्गों पर डाला जाता था, इस उम्मीद में कि वो छन छन कर या रिस रिस कर नीचे की आम जनता तक पहुंचेगी। लेकिन जमीन पर आम हिंदुस्तानी के लिए ये व्यवस्था नाकामयाब रही। पूरी तरह से विफल थी ये, क्योंकि इसका उद्देश्य कभी आम जनता को ज्ञानी बनाना था ही नहीं। ब्रिटिश सरकार को ऐसे क्लर्क चाहिए थे जो रंग और खून से तो भारतीय हों, लेकिन अपनी सोच और रुचि में अंग्रेज हों। ओ, मतलब उनको सिर्फ अपना काम निकलवाने थे। एग्जैक्टली। ऊपर के वर्ग ने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को नीचे के वर्ग तक छनने ही नहीं दिया, जिसे मॉडर्न टर्म्स में हम लिटरली नॉलेज होर्डिंग कह सकते हैं। बिल्कुल। इसी विफलता ने धीरे धीरे एक आक्रोश को जन्म दिया। दशकों बाद साल 1882-83 में हंटर आयोग का गठन हुआ, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने पहली बार कहा कि प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन स्थानीय निकायों को यानी लोकल बॉडीज को दिया जाना चाहिए। मतलब लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लोग ही सबसे बेहतर समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ है ना? सही पकड़ा। और इसी ऐतिहासिक कड़ी में एक और नाम आता है जिसे शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में एक स्टार फैक्ट के रूप में हाईलाइट किया है, चार्ल्स ग्रांट। इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला फैक्ट है दोस्तों। तो अब जब हम इन इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो क्लियर होता है कि शिक्षा में कितना भेदभाव था। तो इस छनाई सिद्धांत और ऐसी कई असमानताओं को हमेशा के लिए खत्म करने का काम आगे चलकर हमारे संविधान ने किया। हाँ, क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि बिना यूनिवर्सल एजुकेशन के लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। वही तो। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि शिक्षा वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। इसका अर्थ है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। राइट। अगर ये सिर्फ केंद्र के पास होता तो लोकल कल्चर इग्नोर हो जाता। बिल्कुल। और अगर सिर्फ राज्य के पास होता तो पूरे देश में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं बन पाता, है ना? बिल्कुल सही एनालिसिस है। और उसके बाद कुछ ऐसे आर्टिकल्स आए जो बच्चों के बेसिक शोषण को रोकने के लिए थे, जो हर डीएलएड छात्र को टिप्स पर याद होने चाहिए। जैसे अनुच्छेद 23, ये स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त और अनैतिक व्यापार को एक दंडनीय अपराध मानता है। और उसके ठीक बाद अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना कानूनन अपराध है। इन दोनों की क्रोनोलॉजी समझिए। जब बच्चा शोषण से मुक्त होगा तभी तो वो स्कूल जाएगा ना। हाँ, पहले बेसिक सेफ्टी जरूरी है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 39, जो एक नीति निर्देशक तत्व है।
ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि बच्चों के गरिमामय विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि बच्चे का विकास सिर्फ किताबों से नहीं होता, उसका आसपास का एनवायरनमेंट भी गरिमामय होना चाहिए। सही बात है। और यहीं पर हम उस अनुच्छेद पर आते हैं जो आगे चलकर सबसे बड़ा गेम चेंजर बना, अनुच्छेद 45। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में RTE 2009 के रूप में कानूनी जामा पहनाया गया। मुझे शिवांश मिश्रा सर का एक पॉइंट यहाँ बहुत पावरफुल लगा। उन्होंने क्लियरली अंडरलाइन किया है कि RTE 2009 के आने के बाद ब्रिज कोर्स पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक बताइए, ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? ये एक्चुअल में एक पैराडाइम शिफ्ट था। RTE से पहले क्या होता था कि अगर कोई 10 साल का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अलग से ब्रिज कोर्स करवाए जाते थे, ताकि वो बाकी बच्चों के लेवल तक आ सके। हाँ, लेकिन इसमें बच्चे पर एक अलग थलग होने का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता था। RTE 2029 ने नियम बदल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सीधा उस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यानी 10 साल का बच्चा सीधा 5th क्लास में बैठेगा। ओह वाओ! तो फिर उसको सिलेबस कवर कैसे करवाएंगे? यही तो पॉइंट है। अब उसे उस क्लास के लेवल तक लाने की जिम्मेदारी बच्चे की नहीं, बल्कि स्कूल और शिक्षक की होगी। इस एक नियम ने शिक्षा का पूरा बोझ सिस्टम पर डाल दिया और अलग से चलने वाले ब्रिज कोर्सेज खत्म कर दिए। समझ गई। सिस्टम को बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा, बच्चे को नहीं। इसी संदर्भ में बाल अधिकारों की कुछ डेट्स हैं जो एग्जाम्स में काफी आती हैं। जैसे UNO ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे 11 दिसंबर 1992 को अडॉप्ट किया। हाँ, इन दोनों डेट्स के बीच 3 साल का अंतर है, ये ध्यान रखना है। और एक और डेट है, राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति। ये भारत सरकार ने 22 अगस्त 1974 को ही घोषित कर दी थी, यानी UNO से भी बहुत पहले। सही बात है। अब देखिए, अधिकार और डेट्स तो कागज पर आ गए, लेकिन इन्हें जमीन पर क्लासरूम्स में लाने के लिए कई समितियां बनी, जिसमें सबसे पहला बड़ा प्रयास था 1964-86 का कोठारी आयोग। इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक सुविधाएं जैसे चौक, डस्टर, तत्पत्या उपलब्ध कराना। और उसके बाद 1992 में यशपाल समिति आई, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। इनका प्राइमरी फोकस था शिक्षा बिना बोझ के, यानी स्कूली छात्रों का बोझ कम करना। लेकिन वेट, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। आजकल पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे का बस्ता भारी नहीं है या 10 रेफरेंस बुक्स नहीं है तो स्कूल कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है। तो यशपाल समिति ने उस वक्त ये कैसे समझाया कि बोझ कम करने से क्वालिटी बढ़ेगी? ये कंफ्यूजन तो आज भी है लोगों में। देखिए, यशपाल समिति ने दरअसल कॉग्निटिव लोड की बात की थी। भारी बस्ता सिर्फ फिजिकल बोझ नहीं था, वो इस बात का सिंबल था कि बच्चे को समझने से ज्यादा रटने पर मजबूर किया जा रहा है। जब सिलेबस नेचुरली सीखने की क्षमता को मारने लगे तो वो शिक्षा थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस बन गया फिर। एग्जैक्टली। उनका सिद्धांत था कि ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए, और उनकी यही फिलॉसफी आगे चल के NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की आत्मा बनी। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि NCF 2005 के अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल ही थे। ये फ्रेमवर्क टोटल 5 अध्यायों में बटा हुआ है। इसके पहले अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव। और एक फैक्ट और, इसका प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति। हाँ, और टैगोर का वो निबंध पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक आईना दिखाता है। उन्होंने लिखा है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद यानी क्रिएटिविटी और जॉय, ये बचपन की सबसे बड़ी ताकतें हैं जिन्हें एक कठोर शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर देती है। बिल्कुल, लेकिन इन सभी आदर्श बातों के बीच ग्राउंड रियलिटी पर एक बड़ी समस्या थी, अपव्यय, जिसे इंग्लिश में वेस्टेज कहते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, अपव्यय का टेक्निकल अर्थ है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही बीच में विद्यालय छोड़कर चले जाना, आसान शब्दों में ड्रॉप आउट। सरकार ने जो पैसा बच्चे पर लगाया वो वेस्ट हो गया, और इसका एक बड़ा रीजन था बच्चों में गणित और अंग्रेजी सब्जेक्ट्स का डर। इसीलिए इस डर को दूर करने के लिए विषय संबंधी कैंप लगाए गए थे। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, NCF 2005 जैसी बेहतरीन फिलॉसफी हवा में तो काम करेंगी नहीं।
इन पॉलिसीज को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मशीनरी चाहिए थी। ना हुई। फिर स्टेट्स को अपना ढांचा चाहिए था, तो 1964 में राज्य शिक्षा संस्थान बना। 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बनी। फिर 1981 में SCRT बनाया गया। और टीचर्स की क्वालिटी कंट्रोल के लिए 1995 में NCTE बनी। हायर एजुकेशन में डिस्टेंस लर्निंग के लिए 1999 में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय बना। ये एक सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन था, है ना? हाँ, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में इनके हेडक्वार्टर्स भी स्पेसिफिक रोल्स निभाते हैं। जैसे लखनऊ में राज्य परियोजना कार्यालय है, जहां से मॉनिटरिंग होती है। वहीं प्रयागराज में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और SIMAT स्थित हैं। लेकिन चाहे हेडक्वार्टर्स लखनऊ में हो या प्रयाग में, असली शिक्षा तो गांव में हो रही थी। तो वहां के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे मैं गांव के स्कूल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहती हूँ, यानी VEC, ग्राम शिक्षा समिति। सही नाम दिया आपने इसे। इसका गठन 2000 में धारा 12 के अंतर्गत हुआ। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान और सचिव होते हैं हेडमास्टर। बाकी बचे 3 सदस्य अभिभावक होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ शिवांश मिश्रा सर का एक स्पेसिफिक नोट याद आ रहा है। इन 3 अभिभावकों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। ये कोई छोटी डिटेल नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा स्टेप था। एक माता स्कूल की ग्राउंड रियलिटी को ज्यादा बेहतर समझती है। जब उसे वोटिंग राइट मिलता है तो वो एंश्योर करती है कि बच्चियों के लिए बेसिक सुविधाएं हों। बिल्कुल सही कहा। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक निरीक्षण चेन भी बनाई गई। जिला स्तर पर डाइट है, ब्लॉक स्तर पर BRC है, जहां महीने में 2 बार इंस्पेक्शन होता है। फिर न्याय पंचायत स्तर पर NPRC आता है, जिसके प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। और नगर क्षेत्र के लिए URC यानी नगर शिक्षा संसाधन केंद्र होते हैं। ये नेटवर्क इंश्योर करता है कि पॉलिसीज ग्राउंड पर लागू हो रही हैं या नहीं। पर इन सब के बावजूद सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पीछे था, स्पेशली बालिकाएं। वही तो, इसलिए स्पेसिफिक योजनाएं आई, जिसमें प्रमुख है KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इनकी शुरुआत 2004-05 में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स में हुई। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कक्षा 6 से 8 तक 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए होते हैं। ड्यूरेशन 3 वर्ष होती है। लेकिन यहाँ एक अजीब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट है जो शिवांश मिश्रा सर ने एक्सप्लिसिटली अंडरलाइन किया है। KGBV की संचालन समिति में DM, BSA और CDO तो होते हैं, पर DIOS इसका हिस्सा नहीं होते। ऐसा क्यों? देखिए, DOS यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा यानी 9th से 12th क्लास की व्यवस्था देखते हैं, जबकि KGBV का फोकस प्योरली 6th से 8th तक है, जो कि बेसिक शिक्षा में आता है। इसलिए इसमें BSA को शामिल किया गया है ताकि जुरिस्डिक्शन का क्लैश ना हो। अच्छा, तो बेसिक वर्सेस सेकेंडरी का फर्क है ये। बालिका शिक्षा के लिए एक और मेजर इनिशिएटिव था NPEGL, जिसमें मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में बच्चियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, लाइब्रेरी और साथ में लकड़ी की चौकी की व्यवस्था दी गई। सोचिए, बैठने के लिए लकड़ी की चौकी अरेंज करना भी एक नेशनल पॉलिसी का हिस्सा था उस वक्त। गरीबी और सर्वाइवल की लड़ाई कितनी बड़ी थी उस समय, इससे पता चलता है। छोटे बच्चों के लिए ICDS 1975 में आई, ECCE लाया गया और DPP यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया, जिसका एजेंडा था सबकी भागीदारी, सबकी बराबरी और 0 ड्रॉप आउट, यानी वेस्टेज बिल्कुल ना हो। तो दोस्तों, हमने सारी बड़ी योजनाएं कवर कर ली हैं। आखिर में कुछ ऐसे सुपर फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। इसका मेन टैगलाइन है, सब पढ़ें सब बढ़ें। एक और है डकार विश्व सम्मेलन, जो वर्ष 2000 में हुआ था। इसका फोकस सभी के लिए शिक्षा पर था। और एक पॉजिटिव फैक्ट ये है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत की साक्षरता दर निरंतर बढ़ रही है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ संसाधनों को लेकर है। ध्यान रखिए, बालक, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये तीनों मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जबकि शामपट या ब्लैक बोर्ड एक भौतिक संसाधन है, क्योंकि एक एक्सपेंसिव ब्लैक बोर्ड भी बिना टीचर के सिर्फ एक काली दीवार है ना? उन्होंने कहा था, मैं काल के सारे धर्म मानता हूं, पथ भले ही अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। ये लाइन आप सभी फ्यूचर टीचर्स पर भी लागू होती है। मंजिल एक ही है, बच्चे का गरिमामय विकास। जैसा कि PDF के आखिर में लिखा है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। दोस्तों,
अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।